हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो 800 एमसीक्यूज की ये जो सीरीज चल रही थी, इसका आज ये 8वां एपिसोड है। अब तक हम लोग टोटल 7 एपिसोड कर चुके थे। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में 2001 से 2015 तक जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, उससे आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऑफ विच 90 to 92% is water and the remaining 7 to 8% is made up of proteins, minerals, hormones, enzymes and so on। तो क्या चीज रक्त का तरल भाग है जिसमें 90 से 92% जल और से 7 से 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पर आपको जब ये बोला कि डैश इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, तभी आपको पता चल गया होगा कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो पहला ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो पूरे ब्लड में ये जो आपको प्लाज्मा दिखेगा हल्के पीले कलर का, ये लगभग 55% होता है। हमारे पूरे ब्लड का ये 55% होता है। बाकी जो आपका 45% बच रहा है, इसमें आपका आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होंगे। इस 45% में भी ये जो आपका आरबीसी होगा अकेला, ये आपका 44% होगा। बाकी लगभग 1% आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा, राइट। बाकी यहाँ पर जो आपको प्लाज्मा दिख रहा है जो कि 55% है, इसमें ये जो अकेला वाटर है यही आपका 90 से लेकर के 92% तक होता है। बाकी जो बच रहा है आपका 7 से 8 या कह लो 8 से 10%, इनमें आपके प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट था। प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी कि तरल भाग है। आगे है, द फॉलोइंग फिगर शोज द ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर आपको ह्यूमन हार्ट दिखाया गया है। अब इसमें आपको एल ए आर ए एल वी आर वी ऐसे करके दिखाया गया, यानी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं टोटल। अब हमसे पूछ रहा है वेयर आर द वॉल्व्स लोकेटेड, यानी वॉल्व कहाँ स्थित है इनमें। आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग भी दिया गया है। हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर 2 है, 3 4 5 6 ऐसे करके। तो वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है इन ऑप्शंस को देख करके। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा इस फिगर को दिखाऊं तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, या अगर आपको नहीं पता होगा तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर आपके ऑरिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल हो गया, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ सॉरी, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया और नीचे आपके क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो वॉल्व्स लगे होते हैं, ये 3 वॉल्व्स यहाँ पर लगे होते हैं जिन्हें हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। 3 वॉल्व ट्राइकस्पिड। और इस साइड भी आपका 2 वाल्व लगे होते हैं जिन्हें हम बाइकस्पिड कहते हैं। तो ब्लड हमारा जो एंटर करता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इन ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, या फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड एंटर करता है वो बाइकस्पिड वाल्व से एंटर करता है। और बाकी 2 और वाल्व होते हैं। एक वाल्व यहाँ होता है जो कि ब्लड को बाहर करता है, ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड को बाहर करता है। और एक वाल्व यहाँ पर लगा होता है जो कि ये जो प्योर ब्लड है, रेड कलर वाले जितने दिख रहे हैं वो प्योर ब्लड को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ से प्योर ब्लड बाहर निकलता है एओर्टा के थ्रू, तो एक वाल्व यहाँ पर लगा होता है। इस वाल्व को हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं और इस वाल्व को हम लोग एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो टोटल 1 2 3 और 4 ये वाल्व लगे हैं। यहाँ पर जो पोजीशन है इनकी 2 3 4 और 5, ये इनकी पोजीशन है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एट पोजीशन 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आपको वाल्व देखने को मिलेंगे, 2 3 4 और 5 यहाँ पर, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। यानी निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है। तो ये आपका क्या होता है, अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, इसमें जो फूड है यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस हमने देखा था, और कुछ वेस्ट जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट, आप कह लो यूरिक एसिड जैसे आपका होता है। यूरिक एसिड जो यूरिन को क्या करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये डिजॉल्व्ड फॉर्म में किसके साथ जाते हैं, प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा इनको डिजॉल्व्ड फॉर्म में हमारे शरीर का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, किडनी, वहां तक छोड़ता है, जिसके बाद ये हमारे शरीर से मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में ये जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हैं, ये
घुलित रूप में या डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट, यानी मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। अब देखिए डिस्टोल और एक सिस्टोल दो तरीके का प्रोसेस होता है। अब डिस्टोल का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर इमेज आपको हार्ट का दिखाऊं तो उसमें आपको समझ में आएगा। अगेन ये जो नीले नीले आपको दिख रहे हैं ये आपकी नसें हैं, इनमें इम्प्योर ब्लड आता है। आप जानते हो कि हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ब्लड में मिल करके हमारी वेन्स यानी नसों से होकर के हमारे हार्ट में एंटर करता है। तो ये जो एंटर करता है कहाँ से, ये जो सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं ये सब ब्लड। ऐसे ही आपका जो ब्लड है वो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के प्योर ब्लड को इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ ला करके एंटर कराता है। ये सब आपके ऑरिकल में देखिए एंटर हो रहे हैं, या राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या होगा, जैसे ही आपका हार्ट रिलैक्स मोड में होगा, रिलैक्स मोड बोले तो जब ये फूल जाएगा, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे गुब्बारा होता है या फिर कोई पिचकारी आप ले लो, उसमें आप कलर या फिर पानी कब डाल सकते हो, जब ये फूला रहेगा। ठीक है, जब ये फूला रहेगा तो इसमें पानी एंटर करेगा। ऐसे ही जब ये फूलता है तब यहाँ पर जो तीन वाल्व अभी आपने देखे थे ट्राइकस्पिड और ये दो वाल्व यहाँ पर बाइकस्पिड, ये ओपन हो जाते हैं और जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल से आपका वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर भी जो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड यहाँ पर आकर कलेक्टेड है वो यहाँ पर एंटर कर जाते हैं बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, या डिस्टोल आप कह लो सिंपली, राइट। बाकी यहाँ पर जब ये एंटर कर गया ब्लड यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, ये जो आपका हार्ट है, जो हृदय है, वो अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी अब ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो आप ही बताओ, जब पिचकारी पिचकता है, जब सिकुड़ता है तो यहाँ से कलर बहुत तेजी से बाहर निकलता है, तो यहाँ से भी जो ब्लड है वो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन वापस से इसी वाल्व के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वाल्व बंद हो चुके हैं। ये तब खुलेंगे जब फिर से ये फूलेगा। तो अब जो ब्लड के बाहर जाने का रास्ता है वो ये दो जो वाल्व थे, मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी वाल्व और ये एओर्टिक वाल्व, यहाँ से ब्लड बाहर निकलेंगे और बहुत तेजी से निकलेंगे। तो ये जो नीले कलर का है, इससे जो ब्लड निकलेगा वो आपके लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जा रहा है और कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जाओ, तुम बाहर जाओ। अब किसके थ्रू, जो श्वास नली है उसके थ्रू इनको बाहर कर देता है। लेकिन ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये वाला जो वाल्व, इससे आपका ब्लड जाते हुए एओर्टा से निकल करके आपके आर्टरीज में जाता है, जितनी धमनियां हैं उनसे, क्योंकि उनमें प्योर ब्लड फ्लो होता है और ये आपके पूरे शरीर में एंटर करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्लड है वो कहाँ से एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल, यानी रक्त निलय में प्रवेश करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे है, अ मैन ऑफ ब्लड टाइप ए मैरिड अ वुमन ऑफ ब्लड टाइप बी, दे हैड अ चाइल्ड ऑफ टाइप ए बी, व्हाट डज दिस मीन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। यानी ए रक्त समूह वाले एक व्यक्ति में बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह किया, उनका ए बी रक्त वाला समूह वाला बच्चा हुआ। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके जो जीन है, यानी ब्लड टाइप ए के जो जीन है और ब्लड टाइप बी के जो जीन है, ये दोनों यहाँ पर डोमिनेंट हैं। तभी जो यहाँ पर बच्चा हो रहा है वो ए बी ब्लड टाइप का हो रहा है। अगर ये दोनों डोमिनेंट ना होते, इनएक्टिव होते ये दोनों, तो कौन से ब्लड ग्रुप का बच्चा होता? ओ, राइट। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट है कि अगर ए रक्त समूह वाले व्यक्ति ने बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह किया तो उनका बच्चा ए बी रक्त समूह वाला होगा। सॉरी, यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी रक्त प्रकार ए के लिए जीन और रक्त प्रकार बी के लिए जीन प्रभावी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इज फॉल्स, यानी यहाँ पर रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये हमको बताना है। अब देखिए जो प्रेशर है, द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वेन्स देन इन आर्टरीज, क्या ये सही है? ये हमारा गलत है। जो प्रेशर है ब्लड का वो वेन्स में नहीं बल्कि आर्टरीज में ज्यादा होता है। तो पहला हमारा गलत है, क्योंकि आर्टरीज से आपने देखा था, यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो एओर्टा है यहाँ से जो ब्लड निकल रहा था ये सिस्टोल के समय निकल रहा था, और सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। जब ये पिचकता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है, तो ये आर्टरीज में जाता है। तो आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है, न कि वेन्स में। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, और हमसे पूछा भी था कौन फॉल्स है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी जितने हैं ऑप्शंस, इनकी सही होनी इनकी मजबूरी है। द प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक। देखिए मैंने बोला ना
कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब पिचकता है हार्ट, तो ऐसे केस में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी जो बहुत तेजी से, सिस्टोलिक मतलब बाहर निकलता है ब्लड आपके हार्ट से। एंड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है यानी फूल जाता है, ऐसे केस में ब्लड एंटर करता है, जो भी मैंने बताया था, जिसको हम लोग डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg। अच्छा, किसका प्रेशर अधिक होगा? जब पिचकारी पिचकेगी या सिकुड़ेगी, तब प्रेशर अधिक होगा ना, पानी अधिक तेजी से जाएगा। आप ही देखो, किसी पाइप को आप पिचकाते हो तभी तो प्रेशर बहुत तेजी से होता है। तो पिचकने वाला जो समय था उसको हम लोग सिस्टोलिक बोल रहे थे, जब बाहर निकल रहा था ब्लड। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, 120 mmHg होगा। जबकि जो रेंज है 80 mmHg का प्रेशर का, ये कब होगा? डिस्टोलिक प्रेशर के समय। तो ये भी अब आपको ध्यान में रहेगा कि डिस्टोलिक कब होता है, सिस्टोलिक कब होता है, उसका रेंज क्या होता है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे ये उल्टा कर देगा और आप गलत कर दोगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, ये एक नॉर्मल ह्यूमन का होता है। बाकी द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर, ये तो आपको पता ही है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो ये सब सही थे, पहला ऑप्शन आपका गलत था, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड इज कॉल्ड द गिवर ऑफ ऑल, यानी किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है, किस ग्रुप को? तो ये सबको पता है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। आगे है कि ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स नोन एज, यानी रक्त धमनियों से सिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? अब ये जो ब्लड है आपका, जो प्योर ब्लड है, और ये जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, इसको देखिए आप अधिकतर आप देखोगे तो नीले कलर से ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारी वेन्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, और नसें आपको ऊपर दिख रही होती हैं जो नीले कलर की होती हैं। तो ये कैसे कह रहा है ना, ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज से जो ब्लड है ये वेन्स के थ्रू कैसे सर्कुलेट होती हैं? तो ये कैपिलरीज, ये जो आपको दिख रही हैं केशिकाओं, इनके माध्यम से होता है। ये जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, ये हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं, यहाँ पर ये जो आपका कैपिलरीज है, हमारी बॉडी के सेल्स पर चिपकी होती हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे देता है। यानी यहाँ पर इन गैसेस का एक्सचेंज होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम लेकर के जाओ, नस को बोलता है तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाओ, और इस आर्टरीज से बोलता है कि ऑक्सीजन मुझे दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन की मुझे जरूरत है। राइट, तो ये किसके थ्रू ये इनका एक्सचेंज होता है? कैपिलरीज के थ्रू, केशिकाओं के थ्रू। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे है, विच ऑफ दीज ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन, यानी इनमें से कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का वहन करता है? तो ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है? आरबीसी लेकर के जाता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो आर्टरीज जो हैं, इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है, लेकिन उनमें भी ब्लड में हमारे जो आरबीसी होता है, ये मेन रूप से ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड, यानी कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो अब तक तो आपको आपके जहन में घुस चुका होगा कि ये आपका इंसुलिन हार्मोन है, जो कि ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये आपका पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। और पैनक्रियाज के भी कौन से पार्ट से? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये आपका सिक्रेट होता है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के भी कौन से सेल से? तो बीटा सेल से। ये जो बीटा सेल्स होते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो हमारे ब्लड में शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इंसुलिन यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? ये अक्सर पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जो है उसमें पहला पार्ट क्या होता है, दूसरा क्या होता है? तो बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? ये आपका होता है सीकम। बी आंसर हमारा देखिए करेक्ट है। अगर हम इस लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो यहाँ पर आपका पहले स्मॉल इंटेस्टाइन था, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में, बहुत लंबा आपका ये एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब ये जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ, तो ये जो आपको पहला पार्ट दिख रहा है येलो कलर से, ये आपका क्या होता है? सीकम होता है। ये क्या होता है? सीकम होता है। तो बी यानी सीकम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के? उसके बाद आपके कॉलोन होते हैं, ठीक है, कॉलोन। और कॉलोन भी 4 टाइप से बटे होते हैं।
ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये असेंडिंग कॉलम है। ये जो नीचे की तरफ आते हुए देख रहे हो, ये आपका डिसेंडिंग कॉलम है। और ये जो आपका राइट से लेफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मनुष्य का शरीर होता है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका राइट इधर का लेफ्ट हो जाता है और आपका लेफ्ट ये राइट हो जाता है। तो राइट से जो लेफ्ट की तरफ आपका कॉलम दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलम। तो ये आपका ट्रांसवर्स कॉलम है। और ये जो आपको इधर से यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ दिख रहा है, ये आपका सिग्मॉइड कॉलम है। तो सीकम और कॉलम ये दो मेनली पार्ट है, और कॉलम भी 4 टाइप से बटे हुए हैं। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब हमारे पैनक्रियाज द्वारा जो स्रावित होने वाला एंजाइम है, इनमें से वो है ट्रिप्सिन। सी आंसर हमारा करेक्ट है। बाकी जो आप देख रहे हो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम हैं। अब यहाँ पर जो माल्टेज है, लैक्टेज और सुक्रेज, इनकी अगर हम बात करें तो ये एक तो पहले बात स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम है। ये जो माल्टेज है ये क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज में। और ये जो आपका लैक्टेज है ये क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो सुक्रेज है ये क्या काम करता है, ये सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। राइट, तो ये भी आप ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर अग्नाशय से पूछा गया था कि पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, तो इन ऑप्शंस में ट्रिप्सिन ये एंजाइम सिक्रेट होता है। आगे है विच फिगर शोज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द लीवर शोन एज द पिंक शेप इन द ह्यूमन बॉडी गिवन दैट द पर्सन इज फेसिंग यू, यानी रीडर को ये फेस कर रहा है। तो ये आपको कुछ पोजीशंस दिए गए हैं 1 2 3 4, इसमें आपको बताना है कि लीवर कहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो 4 आपको पोजीशन दिए गए हैं ये आपको फेस कर रहे हैं, यानी कि ये आपके सामने हैं। यानी आपका दायां यहाँ पर इनका बायां हुआ और आपका बायां यहाँ पर इनका दायां होगा। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन दिख रहा है आपको पता है आपके राइट साइड में आपको दिखता है आपका लीवर। तो ये जो 3 यानी फिगर 3 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लीवर का करेक्ट पोजीशन है। राइट, सो डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैरीज आउट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो यहाँ पर जो आहार नाल में सबसे ज्यादा पाचन आप कह लो, या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन कह लो, ये कौन करता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। यहाँ पर आपको स्टमक के जस्ट बाद ये सी शेप में आपको एक जो शेप दिख रहा है इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये क्या है आपका ड्यूडेनम, राइट। और इसी में सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पूछता है कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और ये किस शेप का होता है ये पूछा जाता है, तो ये सी शेप का होता है, राइट। और इसकी लेंथ पूछी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है, तो ये लगभग 6 मीटर होता है। क्योंकि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रहा है, ये इसकी जो पूरी लेंथ होती है ये कितनी होती है, लगभग 9 मीटर। और उसमें से 6 मीटर तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो काफी बड़ा ये क्वाइल्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये 6 मीटर का तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो गया। तो सबसे ज्यादा पाचन या कह लो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट पाचन कहाँ पर होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, यहाँ पर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो वसा के पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन में कौन शामिल होता है, तो आपका लीवर शामिल होता है। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। कैसे शामिल होता है ये, जो लीवर होता है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, राइट। अब जो बाइल जूस होता है ये बाइल साल्ट्स कंटेन करता है, यानी इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, गॉल ब्लैडर में। हालांकि जो ये निकलता है लीवर से बाइल, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बट जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है, जब ये हमारे स्टमक से होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जो सी शेप का था ड्यूडेनम, जब इसमें एंटर करता है तभी ये जो गॉल ब्लैडर है ये भी क्या करता है, ये जो बाइल साल्ट्स था इनको रिलीज कर देता है इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, इसमें रिलीज कर देता है, ठीक है। ये जो आपका बाइल साल्ट्स था, अब ये इनको जैसे ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में रिलीज करता है, यहाँ पर जो फैट प्रेजेंट होता है
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है यानी लार्ज फॉर्म में होता है। अब ये जो बाइल साल्ट्स हैं इनको तोड़ देता है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है, ठीक है, स्मॉलर फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉलर वन में तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वसा के पाइसीकरण में कौन शामिल हुआ, लीवर, पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन स्टमक, यानी मानव के आमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। तो आपको पता है कि हमारे स्टमक में एक ही आपको एसिड देखने को मिलता है, वो कौन सा है, तो ये आपका है HCl, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी आपने देखा था कि जो हमारा बाइल था, बाइल जूस, ये जो बाइल जूस था ये बाइल सॉल्ट्स रख रहा था। अब ये बाइल सॉल्ट्स कैसा था, बेसिक नेचर का था, है ना। तो यही क्या करेगा कि हमारे स्टमक में जो फूड हमारा था वो एसिडिक इसका नेचर हो गया था, क्योंकि इसमें HCl सीक्रेट हो रहा था। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर आप कह लो एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा जूस काम करता है, कौन इनको कन्वर्ट करता है, तो ये बाइल जूस होता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये आहार नली में अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करने का काम करता है, जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, राइट। आगे है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, यानी मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो ये तो आपने अभी देखा ही, ये लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड नॉर्मल कंडीशंस। तो अभी जो आप देख रहे हो कि स्टमक में जो HCl सीक्रेट हो रहा है ये तो एसिडिक नेचर का है, तो कहीं ये जो स्टमक के वॉल हैं, जो दीवार हैं, जो वॉल्स हैं, इनको जला न दे, इसके लिए कौन इनकी रक्षा करता है। तो इसके लिए ये जो दीवारें हैं स्टमक की, इनके ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है जो कि इस एसिडिक मीडियम से इनको प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, म्यूकस, यानी इन्हें हम श्लेष्म का परत कहते हैं, हिंदी में बोले तो श्लेष्म। तो ये श्लेष्म की परत होती है या म्यूकस की लेयर होती है जो कि एसिडिक मीडियम से इनको स्टमक के वॉल्स को बचाती हैं, राइट। आगे है द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर कॉल्ड, यानी छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ये जो छोटी अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, ये देखिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर ये आप कह लो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट है, तो इसमें आप देखोगे इस तरीके से कुछ छोटी छोटी ऐसे अंगुलियों की तरह संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं और ये क्यों होते हैं। तो इन्हें पहली बात तो विली कहते हैं या विलाई कह लो, आप जो भी कह लो, तो विली कहते हैं, या हिंदी में दीर्घ रोम लिखा गया है। और ये इस तरीके का इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी अभी आपका भोजन पचा था, आपने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो भोजन है वो पच गया था पूरी तरीके से, लेकिन अभी एब्जॉर्ब होना बाकी था। तो अब ये जो आपका भोजन है वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, इसके लिए आपको जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपको दिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन आगे चल करके जहाँ पर भोजन को एब्जॉर्ब होना है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भोजन एब्जॉर्ब होंगे। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये कुछ ऐसे विली टाइप के स्ट्रक्चर, ये फिंगर जैसे अंगुलियों की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं, जिसके कारण जो भोजन है उसको ज़्यादा सरफेस मिल सके, सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके और ये एब्जॉर्ब हो सके। तो ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। हिंदी में दीर्घ रोम लिखा गया है, तो हिंदी में भी आप देख लेना, वैसे विली ही लिख करके आता है हिंदी में भी। आगे है नोड्स ऑफ रैनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन, यानी रैनवियर के नोड सूक्ष्म छिद्र हैं जो किस में पाए जाते हैं। ये जो नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखेंगे आप, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसमें ये जो आपको एक्सॉन दिख रहा है, जैसे आपने वायर देखा है कि वायर के ऊपर कुछ इंसुलेशन होते हैं जिससे आपको करंट नहीं लगता है, लेकिन इस वायर से करंट फ्लो कर रहा होता है, ये कंडक्टिंग होता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ क्या मतलब, ये न्यूरॉन्स ही हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो कि इसी जैसे इलेक्ट्रिक वायर काम कर रहा है ऐसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल का ये काम करती हैं कि हम जब भी कोई चीज़ टच करते हैं तो वो ठंडा है, गर्म है, इसका सिग्नल कौन हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो ये न्यूरॉन्स ही पहुंचाते हैं। तो इसमें जो एक्सॉन दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कंडक्टिंग होते हैं, यहाँ से सिग्नल आपका फ्लो करता रहता है, लेकिन इनके ऊपर एक माइलिनेटेड
शीथ होते हैं, माइलिन शीथ जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोटीन के आवरण होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ गैप आपको दिख रहे हैं। ये जो गैप हैं इनको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, राइट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन यानी माइलिनिन तंत्रिकाक्ष में ये जो आपको छोटे छोटे छिद्र की तरह देखने को मिल रहे हैं, ये गैप है बेसिकली, जिन्हें हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो माइलिनेटेड एक्सॉन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। तो थिंकिंग के लिए या फिर सोचने के लिए जो जिम्मेदार होता है हमारे मस्तिष्क का, वो कौन सा पार्ट होता है? ये फोर ब्रेन होता है, यानी अग्र मस्तिष्क होता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रेन है इसमें आप देखोगे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें जो फोर ब्रेन है ये सबसे बड़ा होता है। इसमें भी सेरिब्रम जो देखोगे वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सेरिब्रम ये सबसे बड़ा होता है और जो मिड ब्रेन है ये सबसे छोटा होता है। हालांकि नाम इसका मिड ब्रेन है बीच का, लेकिन ये सबसे छोटा होता है और हिंड ब्रेन की साइज इन दोनों के बीच में होती है, राइट। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क ये मेन रूप से सोचने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका ऊपर आपको जो दिख रहा है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन, और इसमें भी ये सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये भी आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन, तो ये काफी आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए, मूविंग अ चेयर यानी कुर्सी को हिलाना, इस पे आपका कंट्रोल है। आपका मन किया तो आप कुर्सी को हिलाओगे, नहीं मन किया तो नहीं हिलाओगे। आगे है क्लोजिंग अ फिस्ट यानी मुट्ठी को बंद करना, ये भी आपके मन मर्जी पर है। आपका मन किया तो मुट्ठी बंद किया, नहीं किया तो नहीं किया। वस्तु को उठाना यानी टेकन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाना ये भी आपके मन मर्जी पर है। लेकिन बीटिंग ऑफ हार्ट यानी जो हृदय गति है, क्या इस पर आपका कंट्रोल है कि मन किया तो 4-5 मिनट के लिए आपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर लिया, यानी कि बोलिया कि यार कुछ देर के लिए हार्ट बीट रुक जाओ, या मन किया तो चालू कर दिया, तो ऐसा आप नहीं कर पाते हो, तो ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। इसी वजह से यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन इनमें से वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, राइट। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट, यानी ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है। तो ये लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, जो ध्वनि की संवेदना है मानव मस्तिष्क में ये लगभग कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। आगे है द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी डैश स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब आप समझो आसान भाषा में कि जब भी कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका कौन सा ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है? तो उसका सेरिबेलम वाला ये जो हिस्सा है ये काम नहीं कर रहा होता है, अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं हिंदी में। जब ये काम नहीं कर रहा होता है तो इस केस में बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है, यानी शराबी व्यक्ति को आप देखोगे ठीक से चल फिर नहीं पाता, यानी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरा एक कदम कहाँ पड़ने वाला है, या वो किधर अपना पैर बढ़ाए या किधर अपना हाथ रखे, है ना, वो पहचान चीजों की भूल जाता है, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो उसका ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट है, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क वाला हिस्सा है, ये काम नहीं कर रहा होता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये सेरिबेलम वाला पार्ट है। ठीक है, सेरिबेलम तो यही जिम्मेदार होता है। अगर ये खराब हो गया तो आपका बॉडी बैलेंस्ड नहीं रह पाएगा। आगे है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस को नियंत्रित करता है। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर कौन करता है? तो ये करता है मेड्यूला, मेड्यूला, राइट, हिंदी में मध्यांश कह रहे हैं। ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं इसको। तो ये हमारे सांस को नियंत्रित करता है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है मेडुला, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये मेडुला वाला पार्ट है। ये आपका ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये आपका यहाँ पर देख रहे हो श्वास नली के पास भी है, तो ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला। ये आंसर आपका करेक्ट है। आगे है द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड कॉल्ड, यानी मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो इसे हम लोग पिच कहते हैं, इसे हम लोग तारत्व कहते हैं। मस्तिष्क
उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिच। बी आंसर हमारा करेक्ट है। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, यानी न्यूरॉन का जो विश्रांति विभव होता है ये कितना होता है। जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है न्यूरॉन का, एक्चुअली ये रेंज में होता है। ये लगभग -75 मिली वोल्ट से 55 मिली वोल्ट तक होता है। यहाँ पर आपको इस रेंज में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है -70। ठीक है, ये -75 से -55 मिली वोल्ट तक होता है। तो -70 मिली वोल्ट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल न्यूरॉन का कितना होता है, -70 मिली वोल्ट के करीब। आगे है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ये बताना है आपको कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ये जो कह रहा है बुद्धि, स्मृति या भावनाओं का केंद्र होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है। राइट, पहला आंसर हमारा करेक्ट है। अधः श्वेतक लिखा गया, हिंदी में आप उतना मत ध्यान दो, यहाँ पर हाइपोथैलेमस ही आपको लिखा हुआ आएगा। तो हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे ब्रेन का सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस होता है। आगे है, एन इंडिविजुअल नर्व सेल्स मे बी अप टू डैश लॉन्ग, यानी एक तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर में दिया गया है ना, कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो एक जो तंत्रिका कोशिका या फिर नर्व सेल है, ये लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ऑब्वियसली यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, यानी प्रजनन का होना जरूरी है। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से कह लो, पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन का होना जरूरी है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसी भी चीज के लिए, ऐसा नहीं केवल हमारे लिए बात हो रही है कि ह्यूमंस के लिए, किसी भी चीज के लिए उनके पॉपुलेशन या फिर जितने भी स्पीसीज आपको दिखती हैं उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। आगे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फीमेल्स कॉल्ड, यानी महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। पहला आंसर हमारा करेक्ट है, इसे हम अंड जनन कहते हैं। राइट, what specializations are found in the germ cells of sexually reproducing animals with complex body designs। तो जटिल शारीरिक संरचना वाले ऐसे जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, उनकी जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है। तो बेसिकली ये मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स, यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं मेल और फीमेल जर्म सेल्स, उनके बारे में पूछा है। तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी कि छोटे तो होते हैं लेकिन गतिशील होते हैं, जबकि फीमेल जो जर्म सेल्स होते हैं ये लार्ज होती हैं लेकिन उतने गति नहीं करती, यानी मोटाइल नहीं होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं, लेकिन ये फूड स्टोर करते हैं, जबकि ये जो जर्म सेल्स है ये फूड स्टोर नहीं करते, बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है कि मेल जर्म सेल्स स्मॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी गति करने वाले, लेकिन फीमेल जर्म सेल्स ये लार्ज होते हैं बट नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी आप ध्यान देना, और फूड स्टोर कर सकते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है। राइट, यहाँ पर मैंने लिखा था साइज में कि ओसिट्स आर अमंग द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी व्हाइल स्पर्म्स आर ऑफन स्मॉलेस्ट, यानी जो स्पर्म होता है मेल में वो बहुत ही छोटा होता है इन कंपेरिजन टू जो फीमेल में एग होता है, यानी जो फीमेल के अंदर एग होता है वो बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू स्पर्म। और मोटेलिटी की बात करें, जो मोटेलिटी है यानी गतिशीलता की बात करें, तो मेल की जो मोटेलिटी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फीमेल के। राइट, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ सर्जिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा विधि है जिसका उपयोग नरों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो कॉन्डोम इज यूज्ड, या कॉपर टी इज इंसर्टेड, या फिर वेस डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, या फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। तो इससे आप भली भांति परिचित होगे। ये जो मेल का स्पर्म है इसको ब्लॉक करने के लिए वेस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। सी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी शुक्र वाहिका को अवरुद्ध करना। आपने नसबंदी का नाम सुना होगा, यही वो चीज है, यानी वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो वैसेक्टोमी है आपका नसबंदी है।
तो दिस इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट प्रिवेंट्स स्पर्म ट्रांसफर फ्रॉम मेल्स बाय ब्लॉकिंग द वास डेफरेंस द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल्स टू द यूरेथ्रा। तो ये स्पर्म्स को आने से रोकता है यानी ब्लॉक करता है। क्या चीज? वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो आपका वेस्ट डेफरेंस होता है ये ब्लॉक हो जाता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी शुक्र वाहिका को ये अवरुद्ध कर देता है। आगे है अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन, यानी लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म किस में पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि फीमेल में ये एक्स और एक्स होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में ये एक्स और वाई होता है। लेकिन ये जो फीमेल का क्रोमोसोम है एक्स और एक्स, इसको परफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो ह्यूमन वुमेन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मादा में एक परफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे है कि वाई आर कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड, यानी गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है ये भी आपको पता होगा, आसान सा सवाल है। टू अवॉइड प्रेगनेंसी, यानी गर्भधारण से बचने के लिए। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। टू अवॉइड प्रेगनेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर यूज्ड। आगे है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज टर्म्ड एज, यानी पहला जो आर्त प्रवाह यौवनारंभ में शुरू होता है, इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर मेंस्ट्रुअल का मतलब है जो पीरियड शुरू होता है। तो जो पहला पीरियड शुरू होता है प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेनॉर्की, यानी हिंदी में रजोदर्शन लिखा गया है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना, मेनॉर्की कहते हैं। ये आप देखोगे कि लगभग आपको 10 से 16 साल के बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनॉर्की है इज द टर्म फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आर पीरियड इन अ फीमेल विच यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये लगभग 10 से 16 साल के बीच में देखने को मिलता है महिलाओं में। बाकी अगर हम बात करें कि ये एंड जब होता है तो इसे तब क्या बोलते हैं? इसे तब हम मेनोपॉज बोलते हैं। द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो पीरियड का एंड होता है इस साइकिल का, इसे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। और ये किस एज तक होता है? लगभग 40 से 58 साल की उम्र तक ये आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मेनॉर्की कहते हैं। ये आपका शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है, यौवन अवस्था में ही। तो रजोदर्शन या मेनॉर्की ये आपका करेक्ट आंसर था। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो ऋतुस्राव के दौरान क्या होता है? तो इसके दौरान होता क्या है एक्चुअली, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, इसको हम लोग हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं। ऋतुस्राव यहाँ पर लिखा गया है, इसे हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं, है ना, मासिक धर्म। तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या होता है इस टाइम पर, ऐसा क्या होता है। तो इसमें होता यह है कि द यूट्रीन लीनिंग इज शेड, यानी कि गर्भाशय का स्तर निस्तारित होता है, हो जाता है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ये शुरू होता है जब, तो ऐसे केस में जो गर्भाशय होता है ना, वो उसका परत बनना शुरू होता है, यानी गर्भाशय अपने आप को तैयार करना शुरू करता है। ऐसे केस में थोड़ा दर्द भी होता है। तो ये हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि द यूट्रीन लीनिंग इज सेट। या जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ऐसे केस में गर्भाशय का स्तर निस्तारित हो जाता है, यानी ये बनना शुरू हो जाता है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है ड्यूरिंग पुबर्टी अ वुमेन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन एज, यानी यौवनारंभ के दौरान एक महिला के पहले ऋतुस्राव को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, इसे हम लोग मेनॉर्की कहते हैं, यानी रजो दर्शन कहते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज अ परमानेंट मेथड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बंध्यकरण विधि एक स्थायी विधि है? तो अभी हमने देखा था कि यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर स्टरलाइजेशन बाई सर्जरी, या फिर यूज ऑफ कॉन्डोम, या फिर यूज ऑफ कॉपर टी। तो सबसे जो बढ़िया वो भी स्टरलाइजेशन मेथड होना चाहिए वो। हालांकि आप कहोगे कि नहीं, यूज ऑफ कॉन्डोम भी हमारा सही आंसर है, लेकिन स्टरलाइजेशन जो मेथड होता है ये आपका स्टरलाइजेशन बाई सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा द्वारा जो बंध्यकरण होता है, जिसे अभी आपने देखा था नसबंदी, वेसेक्टोमी। तो ये आपका मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड होता है, राइट, स्टरलाइजेशन के लिए। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड, स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाना है, हिंदी में तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? गेस्टेटरी रिसेप्टर। डी आंसर हमारा करेक्ट है, स्वाद संग्राहक। ये जो स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, इसे हम लोग गेस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। जब भी आपको ऑल्फैक्टरी दिखाई दे, यानी घ्राण दिखाई दे, घ्राण संग्राहक या ऑल्फैक्टरी नाम आपको सुनाई दे, तो इसको आप लोग रिलेट करोगे किससे? स्मेल से, यानी ये सुगंध से रिलेटेड है, राइट, ये आप ध्यान देना। लेकिन टेस्ट से रिलेटेड आपका गेस्टेटरी रिसेप्टर है।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव स्पेसिफिक कलर टू द आई, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपने आंखों में देखा होगा, आंखों में, यहाँ पर मैं फिगर लेना भूल गया हूँ, बट आंखों में आपने देखा होगा कि जो आइरिस होता है वो थोड़ा कलरफुल आपको दिखता है ना। आंखों में आपने देखा होगा ये जो आपकी पुतली है इसके बगल में कलरफुल पार्ट दिखता है, वो आइरिस होता है। तो ये काफी बार पूछा गया है, जो परितारिका है आइरिस, ये हमारी आंखों का कलरफुल पार्ट होता है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो लेंस है ये क्या करता है, जो भी लाइट आ रहा है उसको फोकस करने का काम करता है रेटिना पर, ताकि रेटिना पर इमेज जाकर के बन सके। और जो कॉर्निया होता है ये एक ऐसा पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट हम दान में देते हैं। तो नेत्र का कौन सा पार्ट दान में दिया जाता है, पूरा नेत्र नहीं दिया जाता, बल्कि ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है इसको दान में दिया जाता है, राइट। आगे है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट बस सिंपली मैं पढ़ता हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर, एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज अ मटेरियल whose smell varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution, यानी घ्राण सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि यह अम्लीय या क्षारकीय विलयन के साथ मिलाया गया है या नहीं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है कि प्याज, लौंग का तेल और वेनिला ये कुछ घ्राण सूचकों के उदाहरण हैं, यानी ऑनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट और एग्जाम्पल ऑफ सम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये दोनों के दोनों देखिए सही है, यानी ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर घ्राण सूचक होता है ना, ये जो इंडिकेटर होता है जैसे कि ये प्याज, लौंग का तेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी मदद से आप बता सकते हो कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि क्षार के साथ, बेसिक के साथ ये कुछ अलग ही सुगंध देंगे और एसिड के साथ ये कुछ अलग ही गंध देंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। आगे है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑल्फैक्टरी एसोसिएटेड, यानी निम्नलिखित में से किसके साथ घ्राण शब्द जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आप ऑल्फैक्टरी नाम सुनो तो तुरंत आप किस पे जाओगे, स्मेल पर। तो ये सूंघने, स्मेल से रिलेटेड है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस, यानी मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बॉडी का बैलेंस बनाने में कौन मदद करता है। तो हार्ट, लीवर, ईयर या फिर टंग। तो ये जो आपका कान है ना, कान ये सुनने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ आपके बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है। एक बार आप अपने कान को बंद करके देखिएगा, या फिर अगर आपको सुनाई नहीं देता है, जो बहरे हो जाते हैं ना, आप उनको देखिएगा, बॉडी का बैलेंस उनका ठीक से नहीं रह पाता है। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि यही चीज़ों को सुनते हैं और सुन करके उस हिसाब से अपने बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये ध्यान देना, जो ईयर है ये सुनने का काम को तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड डन बाई 3 बोन्स, यानी मानव कान के किस भाग में 3 हड्डियों द्वारा ध्वनि का प्रवर्धन होता है। ठीक है, ध्वनि का प्रवर्धन बोले तो एम्पलीफिकेशन होता है। तो जो साउंड एंटर करता है हमारे कानों में, तो कुछ बोन्स होती हैं, कुछ हड्डियां होती हैं जो इनको एम्पलीफाई करके हमको सुनाती हैं। तो वो हड्डियां, 3 हड्डियां होती हैं, कहाँ पर ये पाई जाती हैं ये पूछा गया है। तो ये हमारे आउटर, इनर, इनमें ना होकर के ये हमारे मिडिल ईयर में होती हैं, मध्य कान में होती हैं। ये आंसर हमारा करेक्ट है। और ये टोटल 3 होती हैं, आपको पता भी है कौन कौन से। एक तो आपका हैमर होता है, और दूसरा आपका एनविल या फिर इसी को इनकस कहते हैं, और तीसरा आपका स्टीरप होता है, स्टीरप या फिर स्टेपीज कहते हैं इसी को। यह सबसे जो छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। तो ये 3 हड्डियां आपको देखने को मिलती हैं मध्य कर्ण में, मिडिल ईयर में, जो कि एम्पलीफिकेशन का काम करती हैं साउंड के। आगे है द स्ट्रक्चर ऑफ द आई विच सर्व्स टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस लाइट रेज अपॉन रेटिना इज कॉल्ड, यानी आंख की संरचना जो रेटिना पर प्रकाश किरणों को अपवर्तित और केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है यही तो, ये जो लेंस होता है यही तो जो भी लाइट एंटर कर रही है उसको फोकस करके हमारे रेटिना पर छोड़ता है। ठीक है, और रेटिना पर जाकर के इसका इमेज बनता है। तो लेंस, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन टंग, यानी मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमारे जीभ पर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो कि स्वाद का पता लगाते हैं कि ये कैसे हैं, मतलब तीखे हैं, मीठे हैं या फिर खट्टे हैं। तो ये कितने होते हैं लगभग, ये लगभग 2000 से 8000 होते हैं। पहला आंसर हमारा करेक्ट है। हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट,
तो 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग पे, जीभ पे, राइट। आगे है कि वाइब्रेशंस इन द ईयर आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स नेमली द डैश इन द मिडिल ईयर। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ये जो 3 हड्डियां होती हैं हमारे मिडिल ईयर में, वो कौन कौन होती हैं? हैमर, एनविल और स्टीरअप। हैमर, एनविल और स्टीरअप, या इसी को स्टेपीज कहते हैं, जो मानो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द, यानी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा ये नियंत्रित होता है? तो काफी आसान सा सवाल है, ये आपको बताना है। इसके एक्चुअली दो आंसर हैं, लेकिन इनमें केवल एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये आपके लिए है, ये आप कमेंट करके बताना। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, राइट। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।